अशखास का नाम लेते हैं कि जिनको नैब के कवानीन की वजह से, तरामीम की वजह से फ़ायदा मिला, तो खुदा के वास्ते वो लंबी फहरिस्त भी यहाँ बयान कर दीजिए जो ड्राई क्लीनिंग के ज़रिए आपके जमात में शामिल की गई। नैब के केस बना बना के जो भी जाता था वो धुल कर जो है आपके पास आ जाता था, वो क्लीन हो जाता था। ज़माने भर के दागदार चोर डाकू जो है वो क्लीन होकर आपके पास आए, कुछ रह गए और कुछ वक्त के साथ भाग गए। यहाँ तक कि आप कहते थे कि इसको तो चपड़ासी भी नहीं लगाऊंगा, अपने इंटीरियर मिनिस्टर चपड़ासियों को लगाया। मेहरबानी करके वो भी जिक्र हो जाए तो बेहतर है। अब मैं आता हूं सर अपनी बजट स्पीच की तरफ, और ये भी बात करूंगा कि आज तक का नैब का सबसे बड़ा मुतनाज़ा मसला क्या है। ये 180 करीब पाउंड के 180 अरब पाउंड वाला कौन सा मसला है? ये आप मुझे बताइए, इसका गबन किसके जिम्मे है? ये केस किसके जिम्मे है? ये पैसे किसके जिम्मे है? कहां से आए और कहां गए? नैब का सबसे बड़ा अलमिया, उसके जिम्मेदार तो आप खुद हैं। आप किस पर किस तरह उंगली उठा सकते? जनाब अली, बजट स्पीच एक रिवायत भी है। अब तो सही कहा दोस्तों ने कि जूं का तू है, हर एक अपनी बात कर रहा है। जनाब अली, हुआ इस तरह है कि गुज़िश्ता कोई 30-40 साल से हम वॉर ड्रिवन इकोनॉमी हैं। जब कोई जंग शंग हो जाती है तो कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं, मामला सरमायाकारी भी हो जाती है, सनद भी चल जाती है। और क्योंकि हमने अपना तो कुछ बनाया नहीं, और जो अपना कोई अच्छा बीज बोने के मामले में संजीदा थे उनको तो हमने फांसियां चढ़ा दी। किसी को ज़ियारत में बेच के कैद तनाई में मार दिया, किसी को इसी अडियाला में फांसी चढ़ा दी गई, किसी को लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया। तो मोहसिन कुश कौम होने के नाते आज हमें ज़रा सा अपने माजी पर भी नज़र डालनी चाहिए कि हमने अपने मोहसिनों के साथ क्या किया, और उसके बाद हमें अपने हाल पर रोना चाहिए कि हमने अपने मोहसिन कत्ल किए हैं, इसलिए आज हमारा ये हाल है। सर 2002 या 2000 एक बहुत बड़ा टन है ये, जहां स्टैंड बाय मईशत दान तो उस तरफ बैठे, मैं मईशत दान नहीं हूं, थोड़ा सा सियासियात का एक तालिब इल्म हूं छोटा सा। ये 2000 सन में जो स्टैंड बाय आपको इक़दामात और जो मिले अहकामात अंकल IMF की तरफ से, उसके बाद हालात खराब हुए, और उस वक्त से लेकर आज तक आपका सारा बजट, मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि IMF की शराइत को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। हुकूमत नवाज लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, हम सारे वजीर इंपोर्ट करते हैं। आज भी हुआ है वजीर इंपोर्ट, इन्होंने भी किए, हमारे पास भी रहे। हमने इकोनॉमी का कोई नया आइडिया इंप्रूव नहीं किया, सिर्फ वजीर इंपोर्ट करने पर तवज्जो रही। और वो वजीर बेचारे जो IMF वालों के मामलात थे उनको देखते हुए वो बजट बनाते थे। अब सर एक गठजोड़ होता है मुल्क के सरमायादार और इकोनॉमी में। जब वो ठीक रहता है तो मामला चलते हैं, सनद चलती है, मामला गरीबों तक भी पहुंचता है, कुछ रोजगार मिल जाता है। लेकिन जब वो रुकता है तो वो रोजगार भी चला जाता है, और मुतवस्सत तबका सबसे ज़्यादा उसमें पिसता है और वो गुर्बत की लाइन की तरफ चला जाता है। और मोहतरम साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने एक जिरगा इस वक्त लगाया हुआ है जो असेंबली में, तो आप संजीदगी का एहसास कर सकते हैं इस मुल्क को कौम के साथ। अब उन्हें पता ही नहीं कि मैंने उनका नाम लिया है, अंदाजा कीजिए। ये संजीदा कौम है, ये संजीदा जमात है। असद साहब, ये जिरगा कहीं और भी हो सकता है। काइंडली मेमरान तशरीफ रखें। उन्हें कुछ पता नहीं, बात करनी है लॉबी में चले जाएं या पीछे बैठ के बात कर लें। कुछ पता नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ ये पीछे बैठ के बात कर लें या लॉबी में चले जाएं। माशाल्लाह संजीदा लोग हैं सर।
ये आमिर डोगर साहब, ये मीटिंग जरा खत्म कर लीजिए, साइड पे कर लीजिए प्लीज जी। सर, हम थोड़ी से जो सर्वे होता है हमारा, उससे थोड़ी सी फिगर ले सकते हैं कि आप ये देखिए कि 80 की दहाई में 80 बच्चों के लिए हमारे पास एक स्कूल था, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, 80 बच्चों के लिए। आज हमारे पास 1500 बच्चों के लिए एक स्कूल है। ये तो हमने सबने मिलकर काम किया तालीम पे। और इसी तरह 1 लाख लोगों के लिए एक अस्पताल था, आज 2 लाख लोगों के लिए एक अस्पताल है। मैंने ये सिर्फ छोटी सी फिगर, मैं ये आशारिया जीरो में नहीं जाऊंगा, मैं सियासी बतौर तालिब इल्म के सिर्फ एक बात बताऊंगा, ब्रोनाई के शहंशाह वाली बात, कि उसको किसी ने कहा कि आपकी जीडीपी कितनी है, उसने कहा कि भाई जीडीपी क्या होता है, उसने कहा जी ग्रॉस डोमेस्टिक ये। उसने कहा कोई नहीं, आप जाकर बाजार में मेरे लोगों से मोहल्लों में देखें, अगर वो खुश हैं तो मेरी जीडीपी ठीक है, और अगर वो नाराज हैं और वो भूखे हैं तो मेरी जीडीपी खराब है। ये कौन सी बात है? आशारिया 0, 1, 2, जीडीपी 5 पॉइंट, जीडीपी 6 पॉइंट। जरा बाहर तो निकल के देखें, लोग रो रहे हैं, लोग भूखे हैं। आप कोई भी फिगर पेश कर दे, लेकिन जब तक अवाम खुशहाल नहीं, कोई जीडीपी ठीक नहीं। और ये आपके जमाने में भी रही, इनके जमाने में भी रही, और बदकिस्मती से हमें भी ये विरसे में मिला। और कर्जा लेने का, अगर आप कहते हैं कि कर्जा लेने का कोई इल्जाम है, तो वो कायद से फिर शुरू करें, क्योंकि पहला कर्जा तो जनाब कायदे-आज़म के जमाने में ही लिया गया, और वो कर्जे की शरह बढ़ती गई। कुछ जंगों ने हमारे हालात ठीक किए, लेकिन फिर कर्जे और बढ़ते गए, और फिर यूं हुआ कि हम लोग IMF के गुलाम बन के रह गए, और एक इनकलाब आया फिर। और वो इनकलाब था कि हम आएंगे, IMF के मुंह पे पैसे मारेंगे, पाकिस्तान की मईशत को एक ही दिन में इस दलदल से निकालकर बाहर ले जाएंगे। आज बात तो हो रही है, लेकिन 4 साल, और बात की गई कि जी अरस्तू हैं इस तरफ, वहां तो अरस्तू भी थे, सुकरात भी थे, बुकरात भी थे, और वो बार बार तब्दील भी होते रहे, लेकिन ना IMF के मुंह पे पैसे मारे गए, ना इस मुल्क का कर्जा उतरा। और कल एक दोस्त ने कहा कि हमें भिखारी बना दिया, तो मुझे एक वाकया याद आया कि ऑफिशियली तारीख में पहली बार एक वजीर एक मुल्क से फितरा लेने गया। वो बताइए कौन सा वजीर था और किसकी हुकूमत थी और किसका दौर था? ऑफिशियली फितरा लेने हमारा एक वजीर की कैपेसिटी में गया सऊदी अरब, और उसने तस्वीर खिंचवाई, पीछे लिखा हुआ था हाजा फितरा है पाकिस्तान, ले जाओ भाई चलो। वो आप बता दें तो उसको आपको सारी बात का अंदाजा हो जाएगा। हाँ सर, वो बेचारे तालीम से महरूम रखे जाते थे, लेकिन जो इस हाउस में नहीं हो उसके लिए मैं बात नहीं करता, क्योंकि पीठ पीछे बात करना मेरी आदत नहीं। जब वो इस हाउस में मौजूद होते थे तो मैं बात करता था। मैं मुनाफकत का कतई कायल नहीं हूँ। इन्होंने कहा जनाब इनके ज़माने में नैब की रिकवरी बढ़ गई। ये 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए सर? हम पर आपने इल्ज़ाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया, सिलाई मशीनों का जिक्र नहीं किया, और नैब के उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने कहा कि हमने ये किसी के जोर पर, किसी की शय पर, किसी के कहने पर, किसी की जबरदस्ती पर आप पर ये केस बनाए थे। उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया गया। और मैं आज भी उस बात को उतना ही सच्चा मानता हूं जो इस असेंबली के पहले हफ्ते में मोहतरम सदर पाकिस्तान ने उस बेंचों पे से कही थी कि ये नैब और ये मईशत साथ नहीं चल सकते, और वक्त ने साबित किया कि वो न चले, और उनकी बात ठीक साबित हुई। जनाब अली, हम आगे चलें। कल कुछ 4-5 घंटे की, परसों मैंने
खुद यहां स्पीच सुनी। देखिए, सबसे रेलेवेंट आदमी वजीर आजम के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, इसमें कोई डाउट, शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। और वजीर खजाना बजट पेश करता है। वजीर खजाना का बजट पेश करने के बाद वजीर आजम ही हदफ तनकीद होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को लीड कर रहा है और उसको हदफ तनकीद बनाने वाला सबसे बड़ा जो चेयर होल्डर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ये पार्लिमानी जमहूरियत का एक उसूल है। 4, सवा 4 या 3.5 से 4 घंटे, पौने 4 घंटे जो भी है मुस्तफा भाई, एक एक लफ्ज हमने मुकम्मल खामोशी और सुकूत के साथ सुना। क्यों हम इतनी खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए थे? जरा कभी इस बात को भी सोचना। हम ये जानना चाहते थे कि आपका इल्म और आपकी तहकीक कितनी है, वो आपकी तकरीर बताएगी। आप इस मुल्क की मईशत के मामलात में कितने संजीदा हैं, वो आपकी तकरीर बताएगी। मैं बजाते खुद जाती अनात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आपकी तवस्सुत से मैं एक बात कहूंगा, और ये मैं बखुदा कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मुझे मायूसी हुई। मैं चाहता था कि पहले जिस तरह कहा गया कि हम डाइसेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो वाकई डाइसेक्ट किया जाए, लेकिन वो डड्डू इनसे डाइसेक्ट नहीं हुआ, बल्कि डाइसेक्ट ने डड्डू कर दिया। मामला उल्टा हो गया। और किसी एक मसले पर जब तफसील में जाने लगे तो कहने लगे कि जी ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। फिर हम आ जाते हैं इस तरह कि हमारे लोग जेलों में हैं और हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। वो 3 घंटे की स्पीच मईशत में कोई एक मशवरा, कोई एक ऐसी तनकीद कि जो इस्लाह का रास्ता बना सके, अगर उस 3-4 घंटे में थी तो उसको दोहरा दिया जाए। मेरे पास एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा कि हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमें अपनी बातें करने को, तो हम किसी का जवाब क्या दें, इसलिए अपनी बात करते हैं।